हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका साइंस फैकल्टी, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। तो हम लोग साइंस में आज से क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो मेरा नाम थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा नाम है रवि पांडे। मैं आपका साइंस फैकल्टी हूँ जो साइंस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ओके। तो आज हम लोग साइंस नाइन्थ क्लास की, इस चैनल पे आपको नाइन्थ क्लास की साइंस मैं पढ़ाऊंगा और बाकी अदर जो है वो मैथ्स के दूसरे भैया पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग साइंस में आज पहला चैप्टर जो है मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इससे शुरू करेंगे। तो इस जो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जो है साइंस का स्पेशल फैकल्टी हूँ। मैंने मास्टर्स कर रखी है फिजिक्स के साथ, और मैं आपको साइंस इसी चैनल पे कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए, मैटर होता क्या है। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो मैटर क्या होता है? थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, इन अदर वर्ड्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस यानी जगह घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एयर हो गया, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार्स, प्लेनेट, एनिमल्स, एनीथिंग जो भी है, ठीक है। हवा, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और जानवर, ये सब मतलब कहने का ये सेंस है कि हमारी जो बॉडी है या पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ये सब कुछ एक मैटर से बना हुआ है, मैटर से कॉन्स्टिट्यूट हो रखा है, ठीक है। तो मैटर के बारे में यही है कि मैटर स्पेस घेरता है, मतलब स्थान घेरती है, मतलब पदार्थ जो होता है वो थोड़ा स्थान घेरता है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। यानी कि मैटर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है। तो हमारा जो हमारी एंशियंट साइंस थी, उनके बेसिस पे जो मैटर को डिफाइन किया गया है, उसमें मैटर जो है यानी पदार्थ, मैटर जो है, जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना, यानी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो है वो हमारा है एयर हो गया, यानी कि वायु। दूसरा जो है वो सॉइल हो गया, यानी कि मिट्टी या पृथ्वी भी बोल सकते हैं, मिट्टी या पृथ्वी। ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है स्काई, स्काई यानी कि आसमान। उसके बाद जो है चौथा जो है वो है एयर। एयर तो बता दिया मैंने, हाँ। और हाँ, 3 हो गए। और चौथा जो है हमारा फायर, फायर यानी कि अग्नि। और पांचवा जो है वो हमारा वाटर, वाटर यानी जल। तो एंशियंट साइंस, इंडियन साइंस के हिसाब से जो मैटर होता है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला जो है वो एयर, दूसरा जो है हमारा सॉइल, और तीसरा स्काई यानी जिसमें हमारा इन्वायरमेंट आता है, और चौथा जो है फायर, एंड फिफ्थ जो है वो वाटर। जैसे हमारी बॉडी है वो हीट करती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसमें फायर वाला जो एलिमेंट है वो भी जुड़ा हुआ है। और हम जो है पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को जो सरवाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, यानी वाटर भी हमारे बॉडी का एक पार्ट बन चुका है। तो ये भी हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी है। उसके बाद एयर, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं ये भी मैटर का एक पार्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो बॉडी है, जब कोई
जो व्यक्ति है वो या मर जाता है तो उसकी बॉडी को जो हम दफनाते हैं तो उसमें क्या बनता है, सॉइल ही बनता है, बस उसकी मिट्टी या राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए सॉइल भी हमारी बॉडी जो है यानी मैटर उससे बना हुआ है। फिर उसके बाद स्काई, जो भी चीज बर्न करती है वो सब स्काई में या हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, इवेपोरेट होकर मिक्स हो जाती है। तो जो मैटर है वो एंशिएंट साइंस के हिसाब से 5 इन तत्वों से मिलकर बना, यानी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो हमारा वायु है, दूसरा पृथ्वी या मिट्टी, तीसरा आसमान, चौथा जो है अग्नि या आग भी बोलते हैं इसको, और पांचवा जो है जल, यानी कि एयर, सॉइल, स्काई, फायर एंड वाटर। ये हमारा मैटर जो है ये इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन द, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जैसे मैंने पार्टिकल्स यहाँ पे फिल कर दिए, यहाँ पे ये पार्टिकल है, तो इनके बीच में लिटिल स्पेस होता है, इनके बीच में क्या होता है, लिटिल स्पेस। ठीक है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है उसके बीच में लिटिल स्पेस होता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, पहला वाला तो हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, जगह होती है। ठीक है, दूसरा जो है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, निरंतर गति करते हैं। तीसरा जो है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, उसे इसकी वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और मैटर की ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके हिसाब से जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर किससे बना होता है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये मैटर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कैसे मैटर के पार्टिकल्स बिहेव करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, लिटिल स्पेस, मतलब थोड़ा बहुत खाली स्थान होता है। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं। गति करने का कारण ये है क्योंकि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन जब भी आए, मोशन टर्म यानी मूविंग से रिलेटेड कभी भी कोई कंसेप्ट रहे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का रोल आ जाता है। फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, ये बताया। वो इंटरेक्शन फोर्स जो है वो इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और इंटर एटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब उसके बाद हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझना है। इसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो मेन स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो 3 ही होती हैं। पहला जो है ये लिखा हुआ है ठोस, यानी कि ये हमारा सॉलिड। पहली क्या है, सॉलिड, पहली हमारी सॉलिड। कोई भी चीज है, चाहे बुक हो गया, पेन हो गया, स्टोन हो गया, कुछ भी है, वो सब क्या है, सॉलिड, सॉलिड से मिलकर बना। हमारी बॉडी भी है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड यानी ठोस। ठीक है, उसके बाद जो अगली स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारी क्या है, लिक्विड है। अगली क्या है, वो लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव, या इसको तरल भी बोलते हैं, इसको तरल भी बोलते हैं, इसको तरल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हम लोग अवेयर है, वो गैस होती है, गैस। तो मैटर की ये 3 मेन स्टेट होती हैं, और भी 2 स्टेट होती हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मैटर की 5 स्टेट होती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो इसमें हमें मेन स्टेट के बारे में ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम इसी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है। तो जो 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर,
अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अन्य अवस्थाएं, पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। ठीक है, तो इसकी जो अदर स्टेट है उसमें एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोला जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। जब भी हम गैस को, जैसे हमारे पास गैस है और गैस के पार्टिकल्स हैं, इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने टेम्परेचर ले लिया 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो इस टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। तो जब भी हम इसको, गैस को 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब उससे अधिक पे भी हम हीट कर सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा में। ये हमारा प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा ये जो है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को बता दूं, जैसे कि जो सन है, जो सन है यानी हमारा जो सूर्य है, वो प्लाज्मा, उसके अंदर भी प्लाज्मा, क्योंकि उसका जो रेड कलर दिखता है, या सन का जितना भी अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं वो सब हाई टेम्परेचर पे हीट होती हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सन है सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मा का। फिर उसके बाद जो हमारे घर में ट्यूबलाइट वगैरह लगे होते हैं, एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं, वो भी किससे, उसकी जो लाइटिंग है वो भी प्लाज्मा ही होती है, वो भी मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सन हो गया, और हमारा जो और एग्जाम्पल हो गए जैसे कि एलईडी बल्ब हो गए, एलईडी बल्ब। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग आग जलाते हैं तो जब वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्टेट जो एक्वायर करता है, जब वो गैस से कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में, तो उस समय जो है उसका जो कलर होता है चेंज हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो उस समय की जो स्टेज होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे आसपास कई जगह हम लोग देख सकते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल उसका सन है, और दूसरा उसका क्या है, जो बल्ब लगे होते हैं वो भी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो शाइन करता है, चमकता है। ठीक है, तो एलईडी बल्ब जो है यानी बल्ब। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो है हमारी ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद हम लोग अगला जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर समझते हैं। अगला जो है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, यानी कि इसको हम BEC भी बोलते हैं, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर फिफ्थ स्टेट इसे, ये जो है हमारी ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, जैसे अगर कोई गैस का पार्टिकल है, उसको हमने उसके 1 लाख टुकड़े करके जो 1 लाखवां हिस्सा है उसको हम क्या करते हैं, सडनली कूल करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, हमने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करना यानी इसको टुकड़े करना। इसकी जब हम टुकड़े करेंगे तो इसका जो मान लो एक छोटा सा हिस्सा जैसे ये है, तो ये वाला जो पार्ट है ये 1/, ये जो 1 लाखवां हिस्सा है जो इसका, ये 1 लाखवां पार्ट है, मतलब 1 लाखवां भाग जो है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सडनली कूल करना है, इसको सडनली
कूल करना है। जब हम इसको सडनली कूल करेंगे तो ये कौन सी स्टेट हमें मिलेगी, ये हमें बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा, BEC, यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था। ठीक है, तो मैटर की जो है वो मेन तो तीन स्टेट होती है, कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। उसके बाद जो अदर दो स्टेट है उसमें हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इसके पीछे हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी। तो ये जो तीन है मुख्य अवस्थाएं, यानी 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है। सबसे पहले जो हमारा ये हो गया सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव या तरल, और तीसरा जो हमारा गैस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अदर स्टेट में जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये कौन सी स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो सन है वो पूरा प्लाज्मा से बना हुआ है, प्लाज्मा बनने का प्रोसेस भी बता दिया मैंने कि गैस को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें क्या है, कोई भी मैटर है अगर उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, मैटर को अगर हम गैसियस स्टेट में ले लेते हैं, जो मैटर है वो किस में रहना चाहिए, गैस में रहना चाहिए। फिर इसको हमने डिवाइड करते गए और जिसका उसका 1,00,000वां भाग था उसको हमने सडनली कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। उसको हमने क्या किया, अचानक से ठंडा कर दिया। अचानक से ठंडा करने पर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BEC में, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेट होती है मैटर की, लेकिन 3 जो होती है मेन होती है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो ये जो हमारा क्या है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड यानी ठोस, इसमें पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही पास होते हैं, उनके बीच में बहुत ही लिटिल स्पेस होता है। और जो लिक्विड यानी द्रव, जो द्रव होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तीसरा जो गैस है, गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं और इसमें रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे पार्टिकल, देखो ठोस में यानी कि जो सॉलिड है उसमें बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है, और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है, और गैस में काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन शो करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। लिक्विड में भी लिटिल रैंडम मोशन शो होती है, लेकिन जो ठोस होता है यानी कि सॉलिड, उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो इतना क्लियरली मूव नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो है, अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले जो है हमारा ये जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ। सॉलिड जो होता है वो मैटर की एक स्टेट है, मैटर की एक स्टेट है, पदार्थ की एक अवस्था है। जो पहली अवस्था वो सॉलिड ही होती है, यानी ठोस होती है। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, मतलब जो ठोस होते हैं उसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो होता है, जो सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब कि जो ठोस होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है, यानी जो सॉलिड्स होते हैं उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप जो होती है उसकी फिक्स होती है। और तीसरा जो है इसकी प्रॉपर्टी है, दे हैव नेग्लेक्जिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेक्जिबल होती है, ना के बराबर होती है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद जो है सॉलिड्स आर रिजिड,
मतलब सॉलिड्स रिजिड होते हैं, अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। यानी कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? वो दृढ़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है, और उसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं वो लार्ज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इनके लिटिल स्पेस होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होने का मेन जो रीजन है वो ये है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने बताई, मतलब जो आकर्षण बल होगा वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, तो जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही पास पास होते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है? लिक्विड है। उसके बाद हमारा क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड जो होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे कि अगर हम बॉटल में पानी को रखते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे हम वाटर को बॉटल में रख दिया तो बॉटल का सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेगा। अगर हम उसे बाउल में रखेंगे, ठीक है, बाउल जो होता है हेमिस्फेयर शेप में होता है तो उस हेमिस्फेयर शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो मतलब जिस भी वेसल्स में हम इसको रखेंगे लिक्विड को, वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। मतलब उसका शेप क्या है? फिक्स नहीं, मतलब उसका आकार, जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। फिर उसके बाद लेकिन उस जो लिक्विड्स होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। कि सपोज दैट अगर हमने किसी वेसल्स में रखा, सपोज दैट बोतल में हमने 1 लीटर पानी भर के रखा, तो वो 1 लीटर बोतल में भी रहेगा। अगर हम किसी अदर वेसल्स में भी रखते हैं, दूसरे बर्तन में भी रखते हैं, तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब है उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, उसका जो आयतन है वो निश्चित है। उसके बाद दे हैव कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये थोड़ा कंप्रेसिबल कर सकते हैं। जैसे हमने बाल्टी में पानी भर के रखा, उसमें हमने मग्गे से उसको दबाया तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तभी तो पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, बाहर गिर रहा है। तो यानी इसको हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, ये लिटिल कंप्रेसिबिलिटी शो करता है। अच्छा, ये जो होते हैं लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जो हमारे द्रव होते हैं उन्हें तरल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होती है बहने की क्षमता होती है, ये बह सकते हैं, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं, यानी तरल कहते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो होता है वो मध्यम होता है, यानी कि मॉडरेट होता है। मतलब इनके बीच में आकर्षण बल होता है लेकिन ठोस से यानी सॉलिड से कम होता है। फिर उसके और इनके बीच में स्पेस तो होता ही है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है गैस के बारे में समझते हैं। ये हमारा लिक्विड था और अब हमारा गैस। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब कि गैस जो होती है रैंडमली मूव करती है और इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। इसको हम किसी भी वेसल में कंप्रेस करके रख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी भी शो करता है, यानी इसका नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, ना ही आकार निश्चित होता। ये हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा संपीड़न क्षमता होती है। इसको हम हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी जो गैस होती है ये भी फ्लूइड में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि गैस के अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको हम तरल में ही मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसमें बहुत ही वीक होता है, यानी आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है इसमें, बहुत ही कमजोर होता है इसमें। ठीक है, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मतलब गैसियस स्टेट में, उसमें स्पेस ज़्यादा होते हैं, लार्ज स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं, या हम कह सकते हैं मोशन का टाइप उनका ब्राउनियन मोशन होता है, या उसे हम जिग जैग मोशन भी कहते हैं। पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो सॉलिड लिक्विड गैस है यानी ठोस द्रव और गैस में अंतर समझा। सबसे पहले हमने सॉलिड समझा, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे पहले हमने जो सॉलिड है उसमें क्या समझा कि जो सॉलिड होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड जो होते हैं उसका जो शेप फिक्स नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन जो हमारा गैस होता है, गैस का जो ना तो वॉल्यूम ही फिक्स होगा ना तो उसकी शेप फिक्स होगी। और उसके बाद की बात क्या है, जो सॉलिड्स होते हैं वो नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी से करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब ना के बराबर इसे संपीड़ित किया जा सकता है, इसे दबाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद ये रिजिड होते हैं यानी दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद जो है हमारा लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, इसकी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी होती है।
और इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है। ये बातें हमने सीखी, मतलब कि इनके बीच में आकर्षण बल जो होता है वो मध्यम होता है। ठीक है, कणों के बीच में खाली स्थान थोड़ा ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स में जो होते हैं वो कम होते हैं। और जो हमारा ये गैस होता है, गैस में तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वीक होता है। और जो पार्टिकल के भी, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं गैसियस स्टेट में, उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, और ये रैंडम मोशन शो करते हैं। तो ये हमारे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में ये डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस पे बनते हैं, वो हमें समझना है। सबसे पहले है जो व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। जो रबर बैंड होता है, कैन इट चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्रेचिंग एंड इट इज ए सॉलिड। मतलब इसको सॉलिड भी सॉलिड तो होता है, तो इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। रबड़ के अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो ये इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो इसकी शेप को रीस्टोर कर सकता है, मतलब कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो आगे के कंसेप्ट है। ये सॉलिड्स का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर हम इस रबर बैंड जो होता है वो सॉलिड होता है, अगर इस पे हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये टूट भी जाता है, क्योंकि इसकी इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो ये टूट सकता है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा दूसरा जो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। जो सॉल्ट और शुगर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जैसे हम जिस वेसल्स में रखते हैं तो उसकी शेप एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं हमारे जो कुछ एक्सेप्शन है सॉलिड्स के। तो उसके और हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट स्पंज। स्पंज जो होता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स में एयर्स भरी होती है। अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो एयर क्या हो जाएगी, बाहर। मतलब इसको हम कंप्रेस ही कर सकते हैं। मैंने ये बताया जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, मतलब नेग्लेक्जिबल कंप्रेसिबिलिटी से होते हैं। लेकिन स्पंज जो होता है वो सॉलिड ही है, उसका ही एक एग्जांपल ये एक्सेप्शन है। इसको तो कंप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि स्पंज जो है एक तरह का एक्सेप्शन है, जिसमें मिनट होल्स है, तो मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, यानी वो कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है हमें समझना है। सबसे पहले अब हमें समझना है डिफ्यूजन, कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। विसरण, इसका बेसिक जो मीनिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। ठीक है, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन जो होता है वो जो सॉलिड, जैसे सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में समझते हैं। सॉलिड में क्या डिफ्यूजन होता है, जो ठोस होता है इसमें जो होता है डिफ्यूजन सबसे कम होता है, मतलब इसमें डिफ्यूजन ना के बराबर, नेग्लेक्जिबल होता है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लिक्विड है, उसके बाद जो है लिक्विड, जो लिक्विड यानी कि जो हमारा द्रव है, द्रव में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसमें जो है डिफ्यूजन क्या होगा, मतलब नेग्लेक्जिबल होगा। क्या होगा इसमें, नेग्लेक्जिबल। ठीक है, नेग्लेक्जिबल होगा, और मतलब ना के बराबर। इसमें जो है ना के बराबर, ना के बराबर, इसमें ना के बराबर हमारा डिफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद लिक्विड जो है, लिक्विड में जो होता है इसमें लिटिल डिफ्यूजन, मतलब थोड़ा डिफ्यूजन इसमें होता है, मतलब इसमें विसरण थोड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लिक्विड में जो है गैसेस भी मिक्स हो जाती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लिटिल डिफ्यूजन हो सकता है, लिटिल डिफ्यूजन। ठीक है, लिटिल डिफ्यूजन मतलब थोड़ा विसरण देखने को मिलेगा, थोड़ा सा विसरण होगा, विसरण होगा। ठीक है,
अब बात आती है जो गैस की। अब जैसे तीसरा क्या है हमारा, गैस है। गैस, जो गैस है ये, इसमें डिफ्यूजन जो होता है गैस में वो सबसे ज़्यादा होता है। गैस जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। गैस के पार्टिकल ज़्यादातर डिफ्यूज होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं हाईली डिफ्यूज कर सकते हैं इसको, हाईली डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी विसरण इसमें सबसे अधिक होगा। क्या होगा इसमें जो है डिफ्यूजन, क्या होगा, हाई होगा। इसमें जो डिफ्यूजन है वो हमारा जो है वो जिसमें हाई डिफ्यूजन होगा, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें जो डिफ्यूजन है यानी विसरण अधिक होगा, विसरण अधिक होगा। ठीक है, तो सॉलिड जो होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उसमें नेग्लेक्जिबल डिफ्यूजन शो करते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा लिटिल डिफ्यूजन होता है, मतलब अगर लिक्विड में हम चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमें मान लो शरबत बनाना है तो उसमें हम चीनी डालते हैं तो उसको आसानी से हम उसमें मिला सकते हैं और वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है। तो मतलब लिटिल डिफ्यूजन, थोड़ा बहुत डिफ्यूजन इसमें देखने को मिलता है। और गैसेस जो होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो गैसेस बहुत सारी आपस में इंटरमिक्स हो सकती है, तो डिफ्यूजन रेट जो होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन का बेसिक मीनिंग क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग मैटर के पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स कर सकते हैं, उसको मिला देंगे तो डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में जो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है जो हमें हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर कह सकते हैं कि डिफ्यूजन को अगर हमें दिखाना होगा कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे वेरी करता है, तो अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के वेरी करने का सेंस समझें, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे हमारा वेरी करता है, तो सबसे कम होगा हमारा सॉलिड में, सबसे कम होगा सॉलिड में, फिर हमारा उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होगा लिक्विड में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में। यानी ठोस जो होता है सबसे कम विसरण दर्शाते हैं, लिक्विड जो होता है यानी द्रव जो होता है उसमें थोड़ा विसरण देखने को मिलता है, और जो गैस होती हैं उसमें सबसे अधिक विसरण देखने को मिलता है। मतलब इसका ऑर्डर ऐसे है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज, यानी कि विसरण की दर, विसरण की दर बढ़ेगी, विसरण की दर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजन में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है, सॉलिड की जगह कुछ भी एग्जांपल ले लेगा, सपोज दैट स्टोन ले लिया, लिक्विड की जगह वाटर ले लिया, और गैस में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो बोलेगा बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे वेरी करता है इसमें। तो हमें उसको पता होना चाहिए कि जो स्टोन होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, और गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के जो वेरिएशन है वो मैंने आपको बताया दी कि सबसे कम सॉलिड में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और आगे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें समझ लेना है, जैसे कि एलपीजी हो गया हमारा जो है एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको घर में जो होता है जो ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सीएनजी, जो सीएनजी है इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है वो गाड़ियों में, वाहनों को चलाने में, मतलब व्हीकल्स को ड्राइव करने में यूज किया जाता है, और ये मतलब पॉल्यूशन फ्री होते हैं, मतलब इसमें नेग्लेक्जिबल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं ना के बराबर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉल सिलेंडर। मैंने ये बताया था कि भाई जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं। यही है इसकी कंप्रेसिबिलिटी का जो है मेन जो फायदा, कि जितना ज़्यादा कोई भी
मैटर कंप्रेसिबल होगा, गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, इसलिए हम उसे छोटे से भी वेसल्स में कंप्रेस करके रख सकते हैं, बड़े में भी रख सकते हैं, तो जैसे चाहे हम वैसे इसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई। देखो गैस में पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है, और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और कोलिजन भी करते हैं, आपस में टकराते भी हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो किस में होती है? गैस में होती है। गैस के पार्टिकल बहुत ही फास्टली मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मोशन से रिलेटेड जब भी कभी बात आए कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो तुरंत हमारा ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के उतना ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। ठीक है। और एक दूसरे को हिट करते हैं। और हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो गैसेस होती हैं वो कंटेनर यानी किसी भी बर्तन के जो सतह पर दाब लगाती हैं, मतलब जो गैसेस होती हैं एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर्स, मतलब किसी भी बर्तन की सतह पर वो दाब लगाती हैं। ठीक है। तो ये बातें इसके बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट है। सीएनजी, एलपीजी और कंप्रेसिबिलिटी का क्या यूज है, कैसे सीएनजी गैस और एलपीजी गैस को एक सिलेंडर में, छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रख दिया जाता है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से होता है क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। अब उसके बाद हमें जो है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझना है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर कि पदार्थ जो होता है अपनी अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन करता है। तो हमें सबसे पहले जो है समझना है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को कैसे कैसे चेंज करता है। तो ठीक है। तो ये हमारा जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे मैटर पे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे मैटर पे, यानी पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझ में आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, जैसे ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऐसा तापमान होता है, ऐसा न्यूनतम तापमान होता है जिसमें कोई भी पदार्थ यानी ठोस अवस्था से जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा एक अगला कंसेप्ट है लेटेंट हीट। अगला कंसेप्ट जो है लेटेंट हीट, जैसे कि सपोज दैट लेटेंट हीट का रोल आता है कि जैसे सपोज दैट हमने वाटर को फ्रिज में रखा तो आइस के में कन्वर्ट हो गया, तो जो आइस को हमने बाउल में या बाहर निकाल के रख दिया तो हमने तो उसे टेम्परेचर दिया नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आइस सॉलिड स्टेट में होती है। तो आखिर हमने जब हीट दी ही नहीं तो वो हीट कहाँ से मिल रही है? यानी कोई तो हीट है जो हिडन है, मतलब छुपी हुई है, जो कहीं इन्वायरमेंट में वो अपना रोल प्ले कर रही है, तो उसी को ही क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो बेसिकली जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन हीट होती है। लेटेंट हीट हिडन हीट होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। मतलब कि जो लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा या क्षुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, जो गुप्त उष्मा होती है हमारे वातावरण में उपस्थित होती है और जो किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन टेम्परेचर में हमें कोई उसका चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी लिखा हुआ है हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नॉन एज लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट अपना रोल ऐसे प्ले करेगी कि जैसे आइस से उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगी लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना। तो ये लेटेंट हीट का रोल होता है, क्योंकि ये हीट हमें दिखाई नहीं देती या हमें फील भी नहीं होती, ये हिडन होती है। ठीक है। तो लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है? हिडन हीट होती है। तो अगर हम लेटेंट हीट को अगर समझने की कोशिश करें, लेटेंट हीट गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, इसका सीधा मीनिंग है कि हिडन हीट। हिडन हीट इन आवर सराउंडिंग्स, हिडन हीट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। गुप्त
रूप से वातावरण में छिपी हुई ऊष्मा। ठीक है, तो लेटेंट हीट यानी हिडन हीट इन आवर सराउंडिंग। सबसे सिंपल मीनिंग, अगर सिंपल वे में हमें समझना, आसान भाषा में, तो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, ऐसी ऊष्मा जो हमारे वातावरण में उपस्थित हो और जो किसी भी ठोस को द्रव में परिवर्तित करे या द्रव को गैस में परिवर्तित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जो ये लेटेंट हीट अपना रोल प्ले करती है तो उसमें टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेटेंट हीट जो होती है वो दो टाइप की होती है। लेटेंट हीट जो है यानी कि गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जो है ये हमारी दो टाइप की होती है। ये हमारी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। सबसे पहली एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा जो होता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और इसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कहने का मीनिंग यह है, लेटेंट हीट के दो टाइप है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है कि जैसे कोई सॉलिड है उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उस समय जो लेटेंट हीट यूज होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब है कि मेल्टिंग, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी पिघलने के लिए। तो सॉलिड ही तो मेल्ट होता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन प्रोसेस जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है यानी वाष्पन, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि ऐसी हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो विदाउट राइज इन टेम्परेचर, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमें समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग टर्म ही है जो किससे, लिक्विड से रिलेटेड है। यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इन द प्रेजेंस या एट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब कोई द्रव एक निश्चित तापमान पर वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में बॉइल करता है यानी उबलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, जैसे सबसे पहले एक हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसके बारे में जो हमने पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें मैंने ये बताया था कि एक मिनिमम टेम्परेचर इसमें सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो जो है हमारा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट का भी होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉईल करने लग जाए,
उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट करने लग जाए, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। यानी गलनांक वो न्यूनतम तापमान, जब किसी न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका अगर हम देखें, जैसे वाटर है उसका एग्जांपल देखें, तो वाटर जो है उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन। 373 केल्विन, केल्विन में हम इसको टेम्परेचर को यूज करते हैं। केल्विन जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होता है हम केल्विन ही मानते हैं। ठीक है, तो आइस मतलब बर्फ, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी का जो है क्वथनांक वो 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी लिक्विड जैसे वाटर जो है वो बॉईल करने लग जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि जो टेम्परेचर जो है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले शायद कुछ पीछे मिसिंग है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये लेटेंट हीट हो गया। हाँ ठीक है, हाँ इसमें जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है उसमें क्या होगा, 1 केजी सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और इसमें 1 केजी लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट 1 केजी वाटर है, उसको हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम थोड़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, थोड़ा कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि मान लो सॉलिड ले लिया हमने, सॉलिड यानी कि ठोस जो है उसको हमने क्या कर दिया, अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। अगर इसको हम हीट करते हैं और एक तरफ हम इसको कूल करते हैं, सबसे पहले हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड यानी कि द्रव, लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव। फिर उसके बाद इसको भी हमने क्या किया, हीट किया और नीचे हम कूल करते हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, गैस को हम गैस ही बोलते हैं। हाँ जी, तो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं यानी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं यानी कि उसको उष्मा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू होता है, जैसे कि मान लो हमने गैस को कूल किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने लिक्विड को कूल किया तो यानी कि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो सबसे पहले हम आइस लेते हैं, क्या है, आइस। आइस यानी बर्फ, ये जो है हमारी कौन सी स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया तो ये किस में हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर यानी कि जल में। तो हमने हीट किया, हीट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। फिर वैसे ही हम अगर इसको फर्दर आगे भी हम करते हैं हीट, तो ये जो है हीट करते ही ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, यानी कि जल वाष्प,
जल वाष्प। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर पे क्या चेंज होता है वो हम समझ सकते हैं। टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो अगर कोई लिक्विड में है, अगर टेम्परेचर हमने कूल किया, कूल करने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई गैस में है, गैस का टेम्परेचर हमने कूल किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जैसे कि मान लो आइस है, ये सॉलिड स्टेट में है, वो वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स भी जो होता है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कूल कर दिया इसको, और यहाँ भी क्या कर दिया हमने, कूल कर दिया। तो कूल करते ही यानी ठंडा करने पर ये अपनी मतलब वाटर वेपर से हम इसको वाटर में ला सकते हैं, फर्दर इसको किस में ला सकते हैं, आइस में ला सकते हैं। तो ये कैसे मैटर की स्टेट चेंज होती है और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में समझते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके लिए एक अलग स्लाइड पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देखो, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर किसी का इंक्रीज करते हैं, अगर किसी का टेम्परेचर यानी तापमान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मैटर की, और मैटर अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और मैटर की स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी घटेगी और मैटर की स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट है, मतलब टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। फिर उसके बाद ये तो पहली बात हो गई। अब हम प्रेशर वाला क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, अगर हमने तापमान बढ़ाया तो हमारा जो दाब है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो साइकिल में जो हवा भरी जाती है, ज़्यादा हवा ना भरी जाए, क्योंकि उसमें अगर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट का क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर जो टायर के अंदर होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टायर ब्रस्ट भी कर सकता है, यानी कि वो फट सकता है। तो ये केसेस गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रेशर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये जो टर्म है वो इंटर रिलेटेड है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब प्रेशर यानी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो प्रेशर यानी दाब बढ़ाने से भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी। यही होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर इंटर रिलेटेड टर्म है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है। तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मैटर के पार्टिकल्स की, तो उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं या प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन होता है ये समझना। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, हाँ, ये हमारा क्या है, ठोस है। ठीक है, ये हमारा द्रव है और ये गैस है। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन या मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। फ्यूजन की जगह इसको मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग यानी संगलन, मेल्टिंग यानी संगलन। यानी जब भी किसी ठोस को हमें द्रव में परिवर्तित करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग करना या फ्यूजन करना बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, दूसरा फिर हमारा जो है
लिक्विड है, लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है, यानी द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। यानी कि जब भी कोई द्रव वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं, या वाष्पन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना मतलब हमें लिक्विड स्टेट को नहीं तो गो थ्रू नहीं करना है, तो सॉलिड से डायरेक्टली जब गैस में जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये जो हमारा सब्लिमेशन है ये क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण। यानी कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि ठोस गैस में बिना द्रवावस्था में जाए परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, यानी कि इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उसका रिवर्स जो होता है, अगर गैस डायरेक्टली ठोस मतलब गैस जो है वो ठोस में परिवर्तित हो, यानी कि जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो बिना लिक्विड स्टेट में गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, यानी कि डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये, और जैसे अगर मान लो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर लिक्विड से हमारा जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, जब भी हमें गैस से लिक्विड में जाना है तो कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, और ऊपर वाले में हीट करना पड़ेगा। यहाँ नीचे जो भी है, अगर हमें रिवर्स स्टेट में जाना है तो हमें कूल करना पड़ेगा, और ऊपर जो है हमें हीट करना पड़ेगा। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है, यानी टेम्परेचर अगर घटाओगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, कैसे होता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा इवेपोरेशन के बारे में जानते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता क्या है। सबसे पहले देखो, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों अलग अलग टर्म है। देखो, वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण जो था वो बल्क फिनोमिना था। क्या था, बल्क फिनोमिना। और जो हमारा इवेपोरेशन है ये क्या है, सरफेस पे ना, मतलब ये मोस्टली सरफेस पे अकर होता है। और वेपराइजेशन किस पे अकर होता था, वो मतलब इंटरनल जो पोर्स होते थे वहां पे लिक्विड के बल्क सरफेस पे ज्यादातर होता था। और ये हमारा क्या होगा, मेनली जो उसकी अपर सरफेस होती है उसमें होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है ये हमें समझना है। In the liquid and small fraction of particle and surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction to the particle and get converted into the vapor। मतलब कहने का ये सेंस है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण जो होता है वो एक सतही परिघटना होती है, यानी सरफेस फिनोमिना होता है, जो मोस्टली सरफेस यानी सतह पर अकर होता है। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो लिखा भी हुआ है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे के टेम्परेचर पे अगर हम किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से नीचे वाले तापमान पर जब भी किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस फिनोमिना होता है। तो हमारी जो दो बात क्लियर होनी चाहिए कि जो इवेपोरेशन है वो अलग है और वेपराइजेशन अलग है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, ये जो है हमारा सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, यानी कि ये जो है सतही परिघटना है, सतही परिघटना है।
ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट चेंज होती है, यानी कि वाष्पन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वाष्पन। कहीं कहीं इसे वाष्पीकरण भी बोलते हैं, लेकिन ये जो होता है ये बल्क फिनोमिना होता है। बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। बल्क फिनोमिना होता है। ये सरफेस फिना होता है, मोस्टली सरफेस पे अगर करता है। ये बल्क मतलब उसके इनसाइड द लिक्विड में भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। बल्क मतलब कि ये कोई चीज बल्क यानी समूह में परिघटना हो। किसमें हो? समूह में। एक समूह मतलब बहुत सारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इवेपोरेट हो, यानी कि वाष्पीकृत हो, तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन में सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे जो है हमारा इवेपोरेशन में हम इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि देखो ये जो पार्टिकल्स है इस वाले जो हम बीकर में देख रहे हैं कि पार्टिकल मोस्टली कहाँ पर? ये सरफेस पर है। ये क्या है? सरफेस है। सरफेस पे इवेपोरेशन हो, सरफेस पे पार्टिकल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये लिक्विड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में। तो ये सरफेस के पार्टिकल जो हैं, यानी कि सतह के जो कण हैं, द्रव की सतह के कण जो हैं वो वाष्पीकृत हो रहे हैं, यानी कि गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। इसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, ठीक है। और जो बॉइलिंग होता है यानी उबलना कोई चीज, यानी कि वेपराइजेशन, इसमें क्या सरफेस के तो पार्टिकल इवेपोरेट तो होंगे ही होंगे, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे। साथ साथ जो सरफेस के नीचे वाले पार्टिकल हैं, मतलब लिक्विड के इनसाइड जो पार्टिकल हैं, वो भी इवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे, यानी वाष्पीकृत होने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, या बॉइलिंग भी कहते हैं इसे, यानी कि उबलना, या इसको हम वाष्पीकरण या इसको हम वाष्पन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो हमें पता है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो यानी कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा घटा देंगे तो उसके रेट पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एक करके हम समझते हैं। मैं स्लाइड ले लेता हूं, अब देखो समझाता हूं। सबसे पहले जो है कुछ पहले मैं थोड़ा सा इवेपोरेशन के एग्जांपल बता देता हूं। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाष्पीकरण के हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे ड्राई एसीटोन है। ड्राई एसीटोन है, ठीक है। ड्राई एसीटोन जो होता है, जो जिसे हम बेसिकली आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं नेल पॉलिश। नेल पॉलिश जो होती है, नेल पॉलिश जो होती है, यानी कि उसमें जो नेल पे पॉलिश लगाते हैं वो जो होता है वो उसमें ड्राई एसीटोन पाया जाता है। तो जब भी हम इसे अपने मान लो जैसे नाखूनों पर लगाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो इसमें लिक्विड यानी वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इसको क्या कर लेता है कि इवेपोरेट करने की कोशिश करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है? हमें थोड़ा सा कूल फील होता है। तो ये ड्राई एसीटोन हो गया। या सपोज दैट अगर हम किसी भी, जैसे कि मान लो कि गर्मियों के मौसम में रूम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो हम गीले पानी से पोछा लगाते हैं, तो उसके बाद जो होता है रूम का वो जो पोछे का पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद रूम का टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में जो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस का फेनोमिना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना था फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। यानी कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हमने पढ़ ही लिया है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है सरफेस एरिया, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो हम सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है ये हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम सतह का क्षेत्रफल जो होता है, सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं, अगर हमने सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि कपड़े हमने धुले, तो कपड़ा अगर हम फैला के ना डालें, उसे मोड़ कर ही अगर हम रस्सी पे डाल दें तो सरफेस एरिया तो उसका कम हो गया, तो पूरा कपड़ा सही से सूखेगा नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन ढंग से हो नहीं पाएगा। तो अगर हम कपड़े को पूरी तरह से उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कपड़े को पूरी तरह से फैला के अच्छे से रस्सी पे डालते हैं, तो जितना भी वाटर के पार्टिकल्स उसके अंदर हैं वो सब इवेपोरेट हो जाएंगे और कपड़ा आसानी से सूख जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ती है। अगर हम इसको घटा देंगे तो मतलब अगर हम सरफेस एरिया को घटाते हैं तो इवेपोरेशन जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब दूसरा वाला समझते हैं हम। दूसरे नंबर का पॉइंट जो है टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है ये समझना है। तो जो इवेपोरेशन होता है यानी जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर के यानी जो तापमान है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा सीधा उस पर निर्भर करता है। यानी कि अनुक्रमानुपाती है कि अगर मान लो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गर्मी के मौसम में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो कपड़े जो है आसानी से नहीं सूख पाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग इसका जो अगला है वो समझते हैं। तो जैसे हमारा क्या होगा कि विंड स्पीड वाला से मतलब विंड स्पीड, विंड स्पीड, विंड स्पीड मतलब हवा की गति, हवा, हवा की, हवा की by increasing wind speed, wind speed यानी कि
हवा की गति बढ़ाने पर, हवा की गति बढ़ाने पर। अब देखो समझो कि जो इवेपोरेशन होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विंड स्पीड के। यानी कि अगर हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि जो अगर मान लो हवा तेजी से बह रही है, गर्मी का मौसम है, जैसे लू बह रहा है, तो अगर कपड़े डालोगे धुल के तो 1 घंटे में सूख जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन रेट क्या होता है, फास्ट हो जाता है। अगर विंड स्पीड तेज है, हवा चल रही है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, और अगर हवा मान लो कि बह ही नहीं रही है तो कपड़े सूखने में समय लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम विंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, अगर विंड स्पीड को डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया, और उसके बाद एक जो है और है वो ह्यूमिडिटी वाला है। सबसे पहले हमें ह्यूमिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी को बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। ठीक है, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर मतलब वायु में जलवाष्प के कणों की उपस्थिति, जलवाष्प की उपस्थिति या जलवाष्प की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, तो जितना वाटर वेपर्स हमारे एयर में प्रेजेंट रहेगा उतना ही एयर हमारा क्या होगा, ह्यूमिड होगा। ठीक है, एयर उतना ही ह्यूमिड होगा। अगर देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि इवेपोरेशन जो होता है, यानी वाष्पीकरण जो होता है, जो हमारा वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में एयर में पहले से ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। तो और जो हमारे मान लो कपड़े वगैरह हैं उसको हमने धुला, उसमें भी वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स के अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसे जो होगा इवेपोरेट होने में थोड़ा दिक्कत होगी, यानी कि इवेपोरेशन स्लो रेट से होगा। तो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ये विपरीत निर्भर करता है, यानी कि अपोजिट डिपेंड करता है। मतलब अगर सपोज दैट ह्यूमिडिटी को हम बढ़ाते हैं, ह्यूमिडिटी को अगर हमने क्या किया, बढ़ाया, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। अगर मान लो हमने ह्यूमिडिटी को डिक्रीज किया तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाओगे पहला वाला जो है घटेगा। ठीक है, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन घट जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी घटाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट। तो ये फैक्टर्स जो हैं जिसपे इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है वो हमने समझ लिया। ठीक है, तो वो सारी बातें जो है स्लाइड्स में हमारी लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको स्लाइड लेकर समझाया है। ठीक है, कि देखो यहाँ पे लिखा है जैसे कि इंक्रीज विंड स्पीड, हवा की गति बढ़ने से क्या होता है, कपड़े जल्दी से सूखते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, यानी वाष्पीकरण की दर घटती है। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, अब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये बात हमें समझनी है कि इवेपोरेशन के कारण ठंडक क्यों होती है। देखो इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग होती है, इसमें थोड़ा लेटेंट हीट का भी जो कंसेप्ट है इसमें जुड़ा हुआ है। कि देखो कोई ओपन वेसल है, मान लो लिक्विड को हम उसमें से लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेट होगा तो इन्वायरमेंट से क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी तो उससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा।
इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन होगा, हमें कैसा फील होगा, कूलिंग फील होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी हमारे पर्यावरण से उष्मा लेते हैं इवेपोरेशन के समय। तो पर्यावरण से जब उष्मा लेंगे तो पर्यावरण का जो तापमान है, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन के टाइम में क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग, हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इसीलिए होती है क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होगा तो इन्वायरमेंट से जो हीट एनर्जी यूज होगी इवेपोरेशन के लिए, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारे आसपास हमें क्या फील होगा, कूलिंग फील होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। तो जो भी हमने मतलब इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा है, अब जैसे इवेपोरेशन हो गया, हमने बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है कि कैसे अफेक्ट करता है फैक्टर, ये भी सीखा हमने। ये मैंने ह्यूमिडिटी क्या होती है ये बताया, कैसे डिपेंड करती है ये भी समझाया तुम्हें। फिर उसके बाद ये सारे जो वही फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ये सब मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, और इवेपोरेशन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ड्राई एसीटोन हो गया, इसमें इवेपोरेशन देखने को मिलता है। मतलब ये रियल एग्जांपल है कि जैसे नाखूनों पे लगाने के बाद हमारा जो हमारे बॉडी का जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, इवेपोरेट होने से, जिसकी वजह से टेम्परेचर हीट यूज होती है। हीट यूज होने की वजह से हमारा जो हमें ठंडक फीलिंग होती है, यानी कूलिंग हमें पता चलती है। ठीक है, तो और ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये सब कुछ मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। तो ये चैप्टर हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में वो चेंज होता है, ये सब कुछ ओके है। तो ये चैप्टर हमारा क्या है, पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो भाई क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, पहली क्लास थी तो थोड़ा बहुत जो भी कमियां रहेंगी वो आने वाली क्लासेस में सुधर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्लास तो मैंने भाई बैठ के पूरी देखी, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा स्लाइड्स वगैरह आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आगे से हम उसको प्रॉपर वे में कोई नहीं भाई। देखो क्लास तो बहुत बड़ी हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया हुई है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने जैसा बोला था कि हमने आपको फ्री क्लासेस देंगे, तो ये हमारी पहली फ्री क्लास है। हाँ, रवि भैया ने आपकी ये पहली क्लास पूरी कर दी है, कैसी लगी? ठीक है, कोई भी फीडबैक रहेगा क्लास से रिलेटेड आप हमें कमेंट में दोगे, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में उसको इंप्रूव करेंगे। चाहे कलर पीपीटी में कलर अच्छा ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो देखने में, ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, आगे से हम उस चीज का ध्यान रखेंगे और चैप्टर कैसे लगा ये बताना जरूर, ठीक है, वो भी कमेंट्स में। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। हाँ, और ये चैप्टर अगर अच्छा लगा दोस्तों को भेजना। ये देखो रवि भैया पढ़ा रहे हैं, कितने बढ़िया से पढ़ाया, नोट्स, और सबसे खास बात क्या भाई कि किसी भी चैनल पे हिंदी और इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश की है। हाँ, तो थोड़ा बहुत जो कमियां होंगी वो हम सुधार लेंगे आगे, और आशा है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। यस, तो और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर की जो पीपीटी है, जो भैया ने जो भी सब लिखा है, जो भी स्लाइड्स में है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका नाम यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, और साथ में उसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से डायरेक्टली जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आपको अपने नोट्स बनाने को मिल जाएंगे। और चैप्टर से रिलेटेड अगर जो भी डाउट है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया ये वाला समझ नहीं आया, फिर आगे चल के हम जब हम लाइव सेशन करेंगे उसमें उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे कर देंगे ताकि आपके सारे डाउट भी सॉल्व हो जाए। मान लो जब हम अगला चैप्टर डालेंगे तो उससे पहले आप लोग अगर बता देंगे तो कुछ बातें हम जोड़ कर डिस्कस भी कर देंगे, फिर नया चैप्टर शुरू कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइए। ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है एकदम। यस, एकदम फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय।